नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सावन के महीने में सोमवार का दिन बेहद ही पावन माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव हरिद्वार के कनखल में निवास करते हैं। सावन के महीने में हरिद्वार में हर साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर इस साल कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। हर साल शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये भगवान शंकर की ससुराल है और श्रावण के महीने में भगवान शिव यहाँ पे विराजमान रहते हैं, इसलिए दुनिया के सभी शिवालयों की बनिस्बत दक्षेश्वर महादेव पे गंगा जी का जलाभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर गंगा जल, दूध, दही इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं। श्रावण के महीने में हर व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ये चतुर्मासा भगवान शिव की आराधना का महीना है। भगवान शिव का आराधना जरूरी है, अवश्य ही हर व्यक्ति को करनी चाहिए। भगवान क्या कितने दिन रहते हैं? भगवान श्रावण के महीने में 1 महीने भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं। अभी वर्तमान में भगवान शिव यहाँ मौजूद है, हमारी आपकी सभी बातें वो सुन रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के दिन रुद्रप्रयाग जिले में भी हर्षोल्लास देखने को मिला। जिले के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। त्रियुगी नारायण, कोटेश्वर महादेव, उमरा नारायण में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रनाथ महादेव के पास भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान से मन्नत मांगी। कहते हैं कि आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की कृपा उस पर बरसती है। और आपको बता दें कि इस साल कोरोना के साए में सावन के सोमवार के दिन लोग पूजा कर रहे हैं। सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि घरों में रहकर पूजा अर्चना करें, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक भगवान शिव का कर रहे हैं और कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसी मन्नतें भी श्रद्धालु भगवान शिव से मांग रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच उत्तराखंड में स्कूल खुल गए हैं। 9वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को कोरोना के प्रकोप के बीच खोलने का ऐलान किया गया है। बच्चों के अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र मिलने के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन बाजपुर के स्कूलों में सरकार की गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ रहा है। ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही शिक्षक कक्षाओं में मौजूद हैं और बच्चे क्लास में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। बात अगर बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की करें तो स्कूल में सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं लंबे वक्त के बाद स्कूल पहुंची छात्राओं में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिली। हालांकि स्कूली छात्राओं ने कहा कि ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सरकार चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का जो फैसला किया है वो बेहद सही है। वहीं बाजपुर इंटर कॉलेज में भी अलग ही नजारा देखने को मिला। स्कूल में आने वाले बच्चों को ना तो सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो सीधा सवाल यहां पर ये खड़ा होगा कि क्या बच्चों को कोरोना नहीं होगा? क्या बच्चे कोरोना के साए में पहले तो पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो फिर कहीं ना कहीं जो ज्यादा बच्चे हैं उनकी चपेट में आ सकते हैं। और लगातार विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी चेता रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बदलेंगी, स्कूलों में व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन छात्रों के बीच में होगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था होगी और सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन करते हुए यहां पर बच्चे, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन नजर आएगा। इस नियम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। नेटवर्क इशू था और कई कारणों से हमारा पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी हमारी बोर्ड क्लास है, हम इंटर के स्टूडेंट्स हैं,
जो हम मतलब क्लासेस के बेस पर पढ़ सकते हैं वो हमें इतने अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, यहाँ आकर हमारे स्कूल में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। इसी के साथ मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि सरकार ने स्कूल खोलने का फ़ैसला लिया और वो भी एक चरणबद्ध तरीके से लिया, पूरे स्कूल को एक साथ नहीं खोला। तीसरी लहर भी आ रही है, फिर भी बच्चों को बुला रहे हैं। अब ये बताइए कि तीसरी लहर आ रही है, बच्चों की क्या जिम्मेवारी या स्कूल की क्या जिम्मेवारी बनेगी? और उसके बारे में फिर कल शाम को ही मैसेज दे दिया कि सहमति पत्र लेकर आइए। बच्चे इतनी जल्दी क्या लिख के दे देंगे? आप स्कूल प्रबंधक का भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि कुछ बच्चों की जिम्मेवारी निभाएं। आप तो सहमति पत्र भी पूरा लेंगे, फीस भी लेंगे, बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये बताइए। गवर्नमेंट बनता है नहीं बनता है? हम सहमत नहीं है। तीसरी लहर आएगी, 20 दिन बाद ये बच्चा कोई बीमार पड़ेगा, कोई भी, कौन जिम्मेदार है उसका? तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चों को बहुत लंबा टाइम भी हो गया था और ऑनलाइन माध्यम से हालांकि पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती है जो एक आमने सामने की पढ़ाई में बच्चों के साथ आती है। तो अब चूंकि सब मार्केट खुल गए हैं, सब चीज़ खुल गए हैं, तो सब तरफ जाना आना चल ही रहा है। तो विद्यालय भी थोड़ा उसके साथ कि भाई 50% देख करके या सुबह शाम में उसके हिसाब से खोल लिए जाएं तो बहुत सही है। और अभी 9 to 12 खुले हैं, बड़े बच्चों का है, कोशिश की जाएगी कि इनको पूरे तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके और ये सब सही तरीके से इसको करें। तो बहुत सही निर्णय है ये गवर्नमेंट का। मेरा कहना यह है कि जो आज पहला दिन है बच्चों के विद्यालय आने का, तो इसमें आपने जो कहा कि टीचर क्लास में नहीं है, तो आप इसकी तय तक मैं आपको पहुंचाता हूं कि बच्चे के पास में उनका क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर इसलिए न जा पाया हो कि वो प्रवेश ले रहा हो, है ना। तो लेकिन उसकी स्थान पर जो है अरेंजमेंट की व्यवस्था भी की गई है जाकर के जब भी कोई कार्य जो है हमारा अध्यापक कर रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे अध्यापक को हम भेज देते हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, सीधा सवाल आपसे लूंगा, सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है, नहीं तो बच्चे कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। अगर इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिलेगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बच्चों ने मास्क भी नहीं पहन रखा, अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है और इन सवालों का जवाब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें देना पड़ेगा। दृश्य दुश्मन से जंग चलती आ रही है, जिसको लेकर तरह तरह के नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, जिसको रोकथाम के लिए बचाव की कई गाइडलाइनें जारी करी गई। काफी लंबे टाइम से स्कूल भी बंद चल रहे थे, जिसको लेकर काफी बच्चों का, काफी शिक्षा को लेकर बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार भी चिंतित थी। जिसके बाद अब कुछ गाइडलाइन तैयार करके स्कूलों को खोला गया है। लगातार जिस तरीके से गाइडलाइन बनाकर सैनिटाइजर, मास्क और डिस्टेंसिंग का खास तौर से ख्याल लेकर स्कूलों को हिदायत दी गई, जिसके बाद लगातार कुछ स्कूलों में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखा गया है कि कुछ स्कूलों में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। बात करें बहादुर के संचालित स्कूल की, जिसमें सैनिटाइजर का दूर दूर तक नाम नहीं, जो बेहद ही बच्चों के लिए अति आवश्यक है। और तीसरी लहर का भी खतरा है और बताया जा रहा है तीसरी लहर जिस तरीके से बढ़ेगी वो सबसे ज्यादा घातक बच्चों के लिए होगी। जी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है ना कि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चे स्कूल में मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, शिक्षक मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे में स्कूल खोलने की जरूरत क्या है? बंद ही रखिए ना, बच्चों को भी कोरोना का खतरा नहीं होगा जब आपने स्कूल में शिक्षक की नहीं व्यवस्था करनी है, शिक्षक ही मौजूद नहीं रहेंगे तो। स्कूलों के मामले हमारे उत्तराखंड में सामने आते रहते हैं। शिक्षकों को लेकर कभी शिक्षा अधूरा ज्ञान देकर पढ़ाते हुए बच्चों को दिखाई देते हैं, तो कभी नुमानी ढंग से बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही मामला बहादुर के स्कूल में आया, जिसमें बच्चे क्लासरूम में तो बैठे हैं लेकिन अध्यापक उपस्थित नहीं। तो साफ तौर से कहा जा सकता है ऐसी स्थितियों को, ऐसी पिक्चर्स को देख के कहा जा सकता है कि सिर्फ स्कूल एक खाना पूर्ति के नाम पर ही बच्चों को खोले गए हैं, कि हाँ अभिभावक संतुष्ट हैं कि माँ बाप बच्चे स्कूल में पढ़ना आए और ठीक समय से देते रहे। ये तस्वीरें यही बयान करने के लिए काफी है किस तरीके से सरकार की नीतियों का
नीतियों का और देश के भविष्य के साथ किस तरीके से अध्यापक खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। लगातार जिस तरीके से अध्यापकों को एक भगवान का दूसरा दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन कुछ टीचरों की लापरवाही के चलते इस ओहदे पर कहीं ना कहीं दाग भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है ना कि सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा अस्पतालों में कोविड गाइडलाइंस, माफ कीजिएगा, स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। ऐसे में बच्चों से भी आपने बात की होगी, स्कूल प्रबंधन से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? क्या बच्चे खुश हैं कि अब स्कूल जाने को मिल रहा है? और वही क्या अस्पताल जो स्कूल प्रबंधन है उसकी ओर से कुछ कहा जा रहा है जहां पर अव्यवस्था सामने आ रही है? लगातार तस्वीरें सामने आई हैं कि स्कूलों में सैनिटाइजर नहीं, कुछ लोगों को मास्क नहीं, स्टाफ टीचर स्टाफ स्कूलों में उपस्थित नहीं, तो वहीं अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर काफी चिंतित है। वो सरकार के इस फैसले से, कुछ अभिभावक सरकार के इस फैसले से ना खुश भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अभिभावक खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस देना हर किसी के संभव नहीं है, क्योंकि फैमिली में 6 मेंबर होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, फैमिली में इतने फोन नहीं होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दी जाए या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस दी जाए कि सबको प्रॉपर दिया जाए। और बहुत सी काफी समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर, नेट की बड़ी समस्या रहती है, जिसको लेकर 4G नेट की ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी जा सकती, जिसको लेकर कुछ अभिभावक बहुत अच्छे खुद से स्कूल सुने हैं, लेकिन डर सबके मन में अभिभावक प्रिंसिपल का कहना है कि ऑनलाइन अगर स्टाफ की बात करी जाए टीचरों की, तो उनका लगातार जिस तरीके से कहना है कि स्कूल खोले जा चुके हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष स्टाफ के टीचरों को भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी एक फैमिली मेंबर है और कोरोना की लहर से हर कोई गुजरा है, किसी न किसी के रिलेटिव, और कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप देख चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता अजहर मलिक जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो उत्तराखंड में स्कूल जरूर खुल गए हैं, 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन तस्वीरें हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अब बच्चे एक तरफ खुश नजर आ रहे हैं कि अब स्कूल जाने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाती थी। उसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं वहां पर नेट की भी दिक्कत आती थी। तो अब बच्चे तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका स्कूलों में पालन होगा, ताकि बच्चे कोरोना के खतरे से भी बचे रहें। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे पिछड़े वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण की। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया, जिससे सैकड़ों छात्रों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा मौका मिलेगा। वहीं हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने 27 मंत्रियों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा ओबीसी समाज मोदी सरकार का ऋणी है और पूरी तरह बीजेपी के साथ है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल ने भी सरकार के फैसले की सराहना की है। आज हम वेद मंदिर आश्रम माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी के मंत्री जी के आश्रम में उपस्थित हैं और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज प्रेस वार्ता रखी है और उनको धन्यवाद आभार जताने के लिए। और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MBBS में 1500 शिक्षार्थियों को लाभ मिलेगा। की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, इस नारे को माननीय मोदी जी जमीन पर उतार रहे हैं और लोग इस चीज़ का अनुभव भी कर रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो, चाहे प्रदेश स्तर की राजनीति हो, वो सबका ध्यान रखते हैं कौन किस समाज का व्यक्ति है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से 7 सालों के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई भी दे रहे हैं। नहीं तो पहले चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, उसमें कुछ विशेष लोग। बीजेपी नेता राम मेहरोत्रा को प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड उत्तराखंड का चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन बनने के बाद काशीपुर लौटे राम मेहरोत्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कुंडा चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राम मेहरोत्रा को फूल मालाएं पहनाई और फिर रैली के जरिए स्थानीय होटल पहुंचे।
इस दौरान प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ता राम मेहरोत्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है और सरकार के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने कहा कि राज्य की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकों के ट्रेनिंग देने समेत जो भी काम है वो पीसीयू के जरिए होता है। उत्तराखंड में 4 साल में सहकारिता में अच्छा काम हुआ है और देश में सहकारिता को ऊपर उठाने का काम चल रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का बंटवारा हो रहा है। आज राम मेहरोत्रा जी को यूपीसीयू का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके स्वागत के लिए यहाँ सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और एक कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, क्योंकि काशीपुर के किसी व्यक्ति को हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने, धन सिंह जी ने दायित्व दिया है। काफ़ी टाइम से इंतजार था कि काशीपुर को कोई दायित्व मिलना चाहिए, इसलिए हर छोटे कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ता में सब में उत्साह का माहौल है। काशीपुर के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने समर्पित माननीय राम मेहरोत्रा जी प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं। तो उस खुशी में सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए बनने के बाद प्रथम आगमन पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बड़े जोश खरोश से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज इतने ऊंचे पद पर पहुँचा है। तो हम सब कार्यकर्ता अपने यहाँ जुलूस निकालते हुए बाकायदा बड़े शोर शराबे से अपने आप को शहर में लेके जाएंगे और राम मेहरोत्रा जी का स्वागत करेंगे। आज कार्यकर्ताओं में, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों में, पूरे उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं में एक जोश की लहर है कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव यूनियन जो कोऑपरेटिव की सबसे शीर्ष संस्था है, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और मैं कोऑपरेटिव क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरूं, ऐसा मेरा प्रयास है। आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एसिड इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। डीएम मनोज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता पाने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे। डीएम ने कहा कि यह कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से इनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोजगार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोजगार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोजगार करना चाहते हैं परंतु रोजगार में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के कोर्सेज से लोगों के स्किल्स इंप्रूव होते हैं और जो कि डेफिनेटली इन बच्चों के भी इंप्रूव हुए हैं और चूँकि इस संस्था का दायित्व है कि उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना की वजह से मनसा देवी उड़न खटोला पिछले 4 महीने से बंद है, जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि मनसा देवी उड़न खटोला का संचालन एक निजी कंपनी करती है। उड़न खटोला की सेवाएं शुरू करने की मांग को लेकर व्यापारी सड़क पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि सैकड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वहीं हरिद्वार आने वाले दिव्यांगों को भी मनसा देवी के दर्शन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का रोजगार ठप है, यहाँ पे बिल्कुल प्रभावित हो रहा है इस कंपनी के बंद होने से। इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है क्षेत्र में, पूरे आपको रोड पे क्या, मोती बाजार में क्या, पूरे इस गली में क्या, मगर व्यापार बिल्कुल प्रभावित है। जो भी लड़ाई है शासन प्रशासन की वो चलती रहे कंपनी के साथ, मगर संचालन नहीं रुकना चाहिए। जब पूरा देश खुल चुका है, सब जगह की मॉल हॉल खुल चुके हैं, मतलब सब जगह खुल चुकी कंपनियाँ, तो ये इसको क्यों बंद कर रखा है? यहाँ क्यों रोजगार ठप कर रखा है? धार्मिक स्थल है माँ मनसा देवी, उसके हरिद्वार में आता है तो हर की पेड़ी जाता है, मनसा देवी जाता है, और ये यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। 4 महीने से हम देख रहे हैं, मार झेल रहे हैं। 2 साल से व्यापारी हरिद्वार का मार झेल रहा है। मैं डॉक्टर नीरज सिंघल, जिला अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का। मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि हरिद्वार में हिंदू आस्था के प्रतीक हरिद्वार को कभी आप हर की पौड़ी बंद कर देते हैं, कभी आप बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी आप कहीं बंद कर देते हैं। ट्रॉली कब से बंद है? आप देखिए ट्रॉली कब से बंद है, समझे कि नहीं? 4 महीने हो गए ट्रॉली को बंद है। विकलांग लोग आते हैं, वृद्धजन आते हैं, जितने लोग आते हैं, कैसे जाएंगे हर की पौड़ी पे? आप देखिए हर की पौड़ी नहाने के बाद सीधा आदमी मनसा देवी जाता है। विकलांग आदमी, वृद्ध आदमी कैसे जाएगा मनसा देवी? आपने क्यों बंद कर रखा है इसको?
कारण क्या है बंद करने का? आपको जो भी शासन लड़ाई है उषा उड़ान पटोले से, उनके प्रबंधक से, तो लड़ाई लड़ते रहिए आप, कम से कम क्या खुल तो जाए। यात्री को परेशानी क्यों हो रही है? पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात उधम सिंह नगर के बाजपुर की करें तो चंद घंटों की बारिश ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। निचले इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाजपुर जलमग्न हो गया है। नदियों का पानी घरों में घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नैनीताल रोड पर बाढ़ का पानी आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। रात के 2:30 बजे से भैया हम ऐसे ही बैठे हैं और ये इतना समय आ गया, 1 बज गया और हमारा देखो कितना नुकसान हुआ है। ये अब ये नदी सारी भरी पड़ी है, हम बीच में डूब रहे हैं। हमें बाथरूम से लैट्रिन से सबसे दिक्कत है। अब हम कहाँ जाएं? कि हमारी जमान यानी अब ये कहाँ जाएंगे? हमारे सरकार हमारा क्या सोच रही? कुछ भी नहीं सोच रही हमारे बारे में। हम डूबे पड़े हैं। रात बारिश हुई थी, इससे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ रेवड़ा नदी है, उसकी काफ़ी उफान, उसमें पानी से ज़्यादा हमारे घर में काफ़ी पानी भर गया है और उससे जो है हमारे घर में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। सारा लिहाफ, गद्दे, टीवी, फ्रिज और ये जो है हमारे मुर्गी के बच्चे पाल रखे थे हमने, काफ़ी उससे सारे ख़त्म हो चुके हैं। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिलाया जाए और हमारे बारे में सोचा जाए कि हम भी गरीब लोग हैं और यहाँ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी हैं या और भी हैं यहाँ के आरडी जी से भी हम इस थोड़ी बहुत हाथ जोड़ के सिफारिश करते हैं कि हमारे गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। हर साल की भांति जैसे हर साल यहाँ हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में हर लोगों का नुकसान होता है, इसी तरह हमारे इस साल भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं और आपसे भी हम कहते हैं कि आप हमारी बात और हमारी। काशीपुर में जमीन के लिए रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। आरोप है कि बहन ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाई का कत्ल कर दिया। मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल अगस्त में काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी में पुलिस को कच्चे मकान में शव मिला था, जिसके बाद मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक की सुई मृतक की बहन पर गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए अख्तरी बेगम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि दिनांक 23 अप्रैल 2021 को जो हमारा ढेला बस्ती है तो उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी जो है मृतक का नाम नासिर था, उनका पीएम करवाया गया था और पीएम के बाद जो है स्ट्रैंगुलेशन से उनकी डेथ होना पाया गया था। इसी आधार पर उनके भाई श्री साकिर हुसैन के द्वारा FIR नंबर 159/21 अंतर्गत धारा 302 FIR पंजीकृत थाने पर की गई थी और इसके खुलासे के लिए जो है कई टीमों को और एसओजी को लगाया गया था। काफ़ी मेहनत की गई इसमें। घटनास्थल के आसपास के काफ़ी भारी संख्या में CCTV का अवलोकन किया गया और जो आसपास संदिग्ध थे उनको भी जो है जानकारी लेकर उनसे भी जानकारी हासिल की गई, पूछताछ की गई। तो काफ़ी समय बाद जो है आज इस हत्या का खुलासा किया गया है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।